हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम के डेट शीट आ चुके हैं और आपके नीट के एग्ज़ाम का डेट भी आपको पता है। साथ में आप सबके स्कूल में प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे और प्रैक्टिकल्स में भी आप सब एंगेज होंगे। एट द सेम टाइम आपके नीट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपके बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी पुअर होंगे और न जाने एक साथ कई सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगी। साइमल्टेनियसली अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं, वहाँ पे कोई टेस्ट सीरीज चल रहे होंगे, रेगुलर टेस्ट हो रहे होंगे, वीकली, फोर्टनाइटली इस तरीके के टेस्ट भी चल रहे होंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि अभी हम करें क्या। देखो बच्चे, अगर आप एक टाइम पे बहुत सारे काम करना चाहोगे तो शायद किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो मेरा एडवाइस होगा, करना हमें सब कुछ है बट एक टाइम पे एक ही काम किया जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके काउंटडाउन को शो किया है कैलेंडर में, और अगर हम 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो 1 जनवरी से हमारे पास 123 डेज़ हैं इंक्लूडिंग दिस 1 जनवरी, एंड ये मैंने काउंटिंग रखी है अप टू 3 मई, क्योंकि इसके बाद आप सब हो सकता है कि जिस किसी भी शहर में जाना हो, जहाँ भी आपका सेंटर हो, उसके अकॉर्डिंग 4 को आप एंगेज हो सकते हैं। तो मैंने 3 मई तक ही टाइम रखा था। आपके पास टोटल 123 डेज़ हैं, बट इन 123 डेज़ में आपके पास कौन कौन से टास्क हैं। एक तो आपको प्री बोर्ड देना है, साथ में आपको स्कूल के प्रैक्टिकल्स, एट द सेम टाइम आप एंगेज हैं अपने नीट के प्रिपरेशन में, और ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन आप कुछ स्कूल या कोचिंग्स में मेनली टेस्ट सीरीज में एंगेज हो सकते हैं जो नीट पे बेस्ड है। और जब आप इन सभी चीज़ों पे फोकस कर रहे होंगे तो शायद प्रॉपरली किसी भी एक पॉइंट पे आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 1 बाई 1 सारी चीज़ों को कंसिडर करें। अगर किसी बच्चे को बोर्ड से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है कि मेरी बोर्ड की तैयारी सही नहीं है या उसमें शायद मार्क्स कम आ सकते हैं, इस तरीके का कोई कंसर्न है, देन योर वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी बोर्ड एग्जाम ओनली। बोर्ड एग्जाम के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा, तो बोर्ड एग्जाम पे आपको ज़्यादा फोकस जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ बच्चे डमी एडमिशन्स लेते हैं, और डमी एडमिशन वाले बच्चे नॉर्मली स्कूल एग्जाम्स नहीं देते। अगर कोई बच्चा स्कूल एग्जाम्स में अपीयर नहीं हुआ, लास्ट 2 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स में उसने कोई सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं दिया, तो उसे एकदम से बोर्ड एग्जाम देने में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे केस में आपको प्री बोर्ड्स को स्किप नहीं करना चाहिए फॉर नीट एग्जाम। प्री बोर्ड शुड बी प्रीफर्ड अगर आपने पिछले 2 साल में कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दिया है, क्योंकि बेटे 3 आवर्स में टेस्ट को देना, सब्जेक्टिव पेपर लिखना, उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखना होता है, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हो सकता है आप टाइम बाउंड में पेपर कंप्लीट ना कर पाएँ। आपको सब कुछ आते हुए भी उस टाइम बाउंड की लिमिटेशन को आप फॉलो ना कर पाएँ। इसलिए बेटे, आप प्री बोर्ड को जरूर सीरियसली, सिंसियरली दें अगर आपने लास्ट 2 ईयर्स में कोई सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट नहीं दिया है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिकल्स को हमें करना तो है ही, बट प्रैक्टिकल फाइल लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव हो जिससे कि आप आसानी से फाइल्स को तैयार कर सकें, तो आपको ज़रूर उस ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। और प्रैक्टिकल के मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। प्रैक्टिकल के मार्क्स जो वर्स्ट केस में आते हैं और जो बेस्ट केस में आते हैं, उनमें मोस्टली 3 to 5 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए और आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। प्रैक्टिकल्स के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। बहुत खूबसूरत फाइल बना के आपको कोई बहुत अच्छा रिवार्ड नहीं मिलने वाला। एक नॉर्मल जेन्युइन काम करके जिससे आप टाइम सेव कर सकें, उस तरीके के ऑप्शंस के बारे में आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात, अब नीट प्रिपरेशन में हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो, इस पे हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, और इसमें हम सबसे पहले टाइम को समझें। देखिए बच्चे, आप लास्ट में 5 मई को हमारा एग्ज़ाम है, और मई के ये जो 4 या 5 डेज़ आप जैसे भी काउंट करो, इन डेज़ में हम कुछ स्पेशल नहीं पढ़ने वाले हैं। हम थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लें और रिलैक्स रह लें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि एग्ज़ाम से 4 दिन 5 दिन पहले कोई बच्चा कैसे रिलैक्स रह सकता है, बट रिक्वायरमेंट इसी चीज़ की होती है। पैनिक होने से कोई आउटपुट नहीं मिलता। इसलिए इन 5 डेज़ को, 4 डेज़ को तो आप अपनी पढ़ाई के शेड्यूल में काउंट ना ही करें। आपको जो भी पढ़ाई करनी है, जितना कुछ भी पढ़ना सीखना है, वो 30 अप्रैल तक कंप्लीट कर लें। तो बेटे, अगर हम हमारा सिलेबस देखें, कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स डिलीट होने के बाद भी अराउंड सारे सब्जेक्ट्स के, ऑल 4 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी को काउंट करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 89 to 90 चैप्टर्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के मिला के, चारों सब्जेक्ट को मिला के। और अगर हम 30 अप्रैल तक सारा सिलेबस कंप्लीट करने की सोचें
तो मेरा मानना है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, जो हो सकता है कि 19th के बाद, आपके 19th ऑफ मार्च के बाद कोई एक और एडिशनल पेपर हो जिसमें आपका 24 मार्च या इसके आसपास का कोई डेट हो जब आप बोर्ड एग्जाम में एंगेज हैं, उसके बाद के टाइम में अब आपको फाइनल रिवीजन को ही प्रीफर करना चाहिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो उसके पहले तक अगर आपने अपना सारा 11th और सारे 12th के हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को कवर कर लिया है तो बोर्ड एग्जाम के बाद आप सिर्फ रिवीजन कर रहे होगे, कोई नया चैप्टर सीख नहीं रहे होगे, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि पिछले 2 साल में 3 साल में जो कुछ भी पढ़ रखा है आपने उन चीज़ों को आप रिवाइज कर रहे हो। मैं मोस्टली ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी 12th अपीयरिंग के साथ एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि हम इसमें बोर्ड एग्जाम्स की भी बात कर रहे हैं। सो ड्रॉपर वाले बच्चे जो भी हैं उनके लिए अलग से बात करेंगे, हम अलग से कोई वीडियो बना लेंगे। फिलहाल ये वीडियो डेडिकेटेड 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही है। और बेटे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, वेरी फर्स्ट थिंग जो हमारी प्रिपरेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि बोर्ड एग्जाम के बाद हमारे पास जो भी ऑलमोस्ट 1 मंथ बचते हैं, इसमें हमें सिर्फ रिवीजन ही करना है, कुछ भी नया पढ़ना सीखना नहीं है। आप पिछले 2 साल में जो पढ़े हो वो बहुत सफिशिएंट है अगर आप उतनी चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हो और उसे एग्ज़ाम में जाके एनकैश कर पाते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको डर हमेशा लगेगा, आपको हमेशा ये डाउट होगा कि मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। बट लास्ट के टाइम में आपको ये ज़्यादा सोचना है कि ठीक है मुझे बहुत जो नहीं आता वो तो कोई बात नहीं, बट मुझे जो आता है उन चीज़ों को मैं कैसे अपने दिमाग में रख पाऊँ, रिवाइज कर पाऊँ, याद रख पाऊँ, और जितना सीखा है एटलीस्ट उतना तो एग्ज़ाम में जाके सही तरीके से कर लूँ। तो बेटे अगर आपको मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम के बाद कुछ भी नया नहीं पढ़ना, तो नया पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम कब है? जनवरी, फरवरी और मार्च में बोर्ड एग्जाम तक के जो भी टाइम हमें मिलता है। इस टाइम ड्यूरेशन की बात अगर हम करें, इस दौरान की जो भी हमारे पास टाइम मिलता है, इसकी अगर हम प्लानिंग करें तो इसमें जब बोर्ड एग्जाम्स आपके चल रहे होंगे उस समय बहुत कम चांस होगा कि आप 11th के टॉपिक्स पढ़ पाएँ। ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स आपका मेन फोकस बोर्ड एग्जाम में होगा जिसमें आप 12th के टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। तो बेटा यहाँ पे मैं यही एडवाइस करूँगा कि जब बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी गैप दिखेगा, इस गैप में आप बोर्ड्स के लिए जब पढ़ रहे होगे तो साथ में कोशिश करना, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी, अगर आप बोर्ड प्लस उन्हीं चैप्टर्स को नीट लेवल पे भी रिवाइज कर सको तो आप फेब और मार्च के कुछ टाइम में बोर्ड यानी कि +2 के लिए नीट प्लस CBSE ये 2 चीज़ें कर पा रहे होगे। इस दौरान अगर आपका +2 सारा क्लियर हो जाए, और कुछ बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी होगी वो साथ में एक और काम कर सकते हैं कि लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th और 12th लिंक्ड है। तो जब आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लगता है कि आपने बोर्ड के लिए सफिशिएंट पढ़ लिया, 12th के टॉपिक्स नीट के लिए सफिशिएंट पढ़ लिए, तो क्यों ना पैरेलल में लिंक्ड है 11th की भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसे भी रिवाइज कर लिया जाए। सिमिलरली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सोच सकते हो, आप जूलॉजी के लिए ऐसे सोच सकते हो और आप बॉटनी के लिए भी ऐसे सोच सकते हो। मेरे ख्याल से जो बच्चे थोड़ा बेहतर कंडीशन में होंगे वो ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स बोर्ड प्लस नीट के 12th के टॉपिक्स तो कवर कर ही लें, साथ में कुछ टॉपिक्स अगर 11th के जो इन 12th के टॉपिक्स के साथ लिंक्ड हैं उन्हें भी कवर कर लें तो बेहतर होगा। तो अगर हम 12th कर रहे हैं फेब और मार्च में, एंड में हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो 11th कब पढ़ेंगे? 11th के लिए हमारे पास जनवरी है। जनवरी में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 11th पे ही फोकस करना चाहिए इस दौरान, क्योंकि 11th के लिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, फाइनल रिवीजन के लिए ही टाइम मिलेगा। और अगर आपके 12th के टॉपिक्स आपके स्कूल में, कोचिंग में कंप्लीट हो गए होंगे, अभी आप प्रैक्टिकल्स में एंगेज हैं, तो अभी जो भी टाइम बचा है आपके पास, इस दौरान भी मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप 11th के टॉपिक्स पे ही ज़्यादा फोकस करें। ओके, ये तो मैंने टाइम को डिवाइड किया कि किस तरीके से पढ़ना है, मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इनिशियली 11th अप टू जनवरी एंड, जनवरी एंड के बाद बोर्ड्स प्लस नीट यानी कि 12th के टॉपिक्स सिर्फ कवर होंगे। और अगर कोई बच्चा कैपेबल हो तो पैरेलल में 11th के टॉपिक्स देखे, बट वो ये इतना जरूर इंश्योर कर ले कि ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स उसके 12th के लिए नीट और बोर्ड दोनों की तैयारी पूरी हो गई, 12th की तरफ से, वो 12th के सिलेबस की तरफ से वो पूरा क्लियर हो जाए। 11th जनवरी एंड तक जितना हो पाता है करें। बोर्ड एग्जाम्स के दौरान अगर 11th के टॉपिक्स आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात। अदरवाइज हम थोड़ा सा एक ये पैटर्न भी देखें नीट का, तो 12th के टॉपिक्स को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। वेटेज ऑफ 12th सिलेबस इज मोर इन नीट एग्जाम, तो उस हिसाब से भी हमें 12th पे कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट में आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और रिवीजन से रिलेटेड आपको अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखनी होगी, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको क्या टाइम टेबल रखना होगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन के लिए पढ़ाई
ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है स्ट्रेस लेवल। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी, अपनी कोचिंग में भी बहुत सिंसियर रहने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, और ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात होती है। बेटे, आपकी पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपका स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कोई बच्चा पैनिक होता है, घबराता है, स्ट्रेस में आता है, तो उसे बहुत दिक्कत होगी। देखिए, मैं ये सारी बातें जब बता रहा हूँ, इन सब में एक और बहुत बड़ा पार्ट होगा कि आपके जनवरी में, और हो सकता है कि ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स भी जो गैप्स हैं, इनमें आपकी कोचिंग में टेस्ट सीरीज चल रहा होगा, और इस टेस्ट सीरीज के दौरान आपके मार्क्स बहुत चांसेस हैं कि आपके एक्सपेक्टेशन से, आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से कम आएंगे। इसमें दो फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। नॉर्मली किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में टेस्ट का लेवल कंपैरेटिवली नीट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर पेपर का लेवल टफ करते हैं तो ऑफ कोर्स बच्चे के नंबर कम आएंगे, और यहाँ पे बच्चे को फ्रस्ट्रेशन होती है। दूसरा फैक्टर है कि नॉर्मली अभी तक आप अपनी कोचिंग में टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज टेस्ट देते थे, अब अचानक से आपके टेस्ट में सिलेबस ज़्यादा होगा। एक बार में कभी फुल सिलेबस टेस्ट हो सकता है, या फिर फुल सिलेबस टेस्ट ना भी हो तो 4, 5, 6, 7 चैप्टर आ सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट से, जिस केस में आपको मैनेज कर पाना मुश्किल हो सकता है। एक तो पेपर टफ, दूसरा सिलेबस ज़्यादा, और आपके मार्क्स हो जाएंगे कम। और अब एंड में जो किसी भी कोचिंग में टेस्ट सीरीज चलता है तो पेरेंट्स बहुत अलर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, और बच्चे के मार्क्स कम आने पे वो तुरंत बच्चे को हो सकता है डांटें, बोलें, या हो सकता है प्यार से भी समझाएं, बट बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। बेटे, आपके नंबर नॉर्मली बाकी के आपके रेगुलर टेस्ट के कंपैरिजन में कम होंगे, और आपके पेरेंट्स का प्रेशर भी होगा, और इस सिचुएशन को हैंडल आपको खुद ही करना होगा। आप इस टफ सिचुएशन को बिना स्ट्रेस लिए हैंडल कर पाएंगे, और अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग करते रहेंगे। और अगर बोर्ड एग्जाम के बाद वाले आपके टेस्ट सीरीज में आपके नंबर आते हैं तो ये सारी डांटें किसी भी मतलब की नहीं हैं जो इस दौरान आपको मिली हैं। इस लास्ट के 1 मंथ में या लास्ट के 20 डेज में जो भी टेस्ट हों, उनमें आपके मार्क्स जरूर आने चाहिए। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये 5 मई को जो एग्ज़ाम होगा, इसमें आपके मार्क्स जरूर आने चाहिए। इधर आपके मार्क्स थोड़े से सफ़र कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आगे वाले मार्क्स भी अफेक्ट होंगे, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। नेक्स्ट थिंग कि अभी फ़िलहाल मैंने इस टाइम को किस तरीके से डिवाइड करना है इसके बारे में बात करी है। नो डाउट हर बच्चे का अपना अलग सिचुएशन होगा, अपनी अलग कंडीशन होगी, और उसके अकॉर्डिंग उसे एक अपनी अलग प्लानिंग रखनी चाहिए। मैंने जो भी गाइडलाइन दिया वो जनरल गाइडलाइन दिया। इसके अलावा मैं सबसे पहली चीज़ यही कहना चाहूँगा कि आप स्ट्रेस को जितना कम से कम रख सकें, आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा और भी मैं कुछ जनरल गाइडलाइंस की बात करूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि हर बच्चे का अपना एक लेवल होता है कि वो कितने आवर्स पढ़ सकता है। इसमें उसे किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और आप 2-3 महीने में कोई ऐसा बहुत बड़ा मिरेकल नहीं कर पाओगे कि आप अभी तक 2 घंटे पढ़ते थे और कल से आप 12 घंटे पढ़ने लगो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। कुछ स्पेशल केसेस में कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो ऐसा कर भी लेते हैं, बट हर बच्चा नहीं कर सकता। आप जब भी अपना टाइम टेबल बनाएं तो उस टाइम टेबल को बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी क्या है, और अपनी सिटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही अपना टाइम टेबल बनाएं। आप अपनी सिटिंग कैपेसिटी को एकदम से स्ट्रेच करेंगे, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा और आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो बेटे, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने टाइम टेबल को अपनी सिटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही प्लान करें, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करें। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपके जो टेस्ट का टाइमिंग होता है वो 2 से 5 के बीच का होता है। उस दौरान आप 2 से 5 या 2 से 6 का जो टाइम होगा, उस दौरान आप बेहतर होगा कि सोएं नहीं। अगर आप उस दौरान सोते हो तो हो सकता है कि हमारा माइंड क्लॉक इस अकॉर्डिंग हो कि हमें एग्जाम हॉल में भी थोड़ी सी लेजीनेस फील हो, इसलिए 2 to 6 में तो आप सोएं नहीं। हो सकता है किसी के स्कूल या कोचिंग का कुछ ऐसा शेड्यूल हो कि फिलहाल वो नहीं कर पा रहा हो, बट जितनी जल्दी हो सके जनवरी एंड तक एटलीस्ट आपको ऐसा शेड्यूल रखना चाहिए जिसमें आफ्टरनून में 2 o'clock to 6 o'clock आप नींद ना लें। और बेहतर होगा कि इस दौरान आप अपने घर पे कोई एक टेस्ट दे सकें, तो इस टेस्ट को देना प्रीफर करें। टेस्ट देते टाइम आपको पूरे डिसिप्लिन से टेस्ट देना चाहिए, जैसे एग्जाम हॉल में देते हैं उस तरीके से टेस्ट दें। हो सके तो OMR शीट यूज़ करें, और जब टेस्ट दें तो टाइम का विशेष ध्यान रखें। लाइक हो सकता है कि आप सिर्फ 1 आवर का फिजिक्स का टेस्ट देना चाहते हैं या 1 आवर का बायो का टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप टेस्ट देने के पहले ये बात डिसाइड कर लें कि आपको 1 आवर में कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्या चैप्टर सेलेक्ट करना है, और पंक्चुअली जब टाइम ओवर हो जाए तो आप अपनी अटेम्प्ट को स्टॉप करें
और बेहतर हो OMR शीट में रिस्पॉन्स को टाइमली फिल करें एंड देन अपना रिजल्ट बनाएं। और अगर आप घर पे टेस्ट देते हो तो उस टेस्ट को इस तरीके से दो कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। क्या बेनिफिट हो सकते हैं टेस्ट देने से? फर्स्ट थिंग कि अगर आप रेगुलर टेस्ट देते हो तो जो टेस्ट का प्रेशर होता है वो कम होगा। दूसरी बात, एग्जाम हॉल में जो गलतियां होती हैं वो गलतियां आपसे घर पे भी होंगी। उन गलतियों को आइडेंटिफाई करें। जब भी आप टेस्ट दें, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आप इस बात को जरूर चेक करें कि आपके क्वेश्चंस क्यों गलत हुए। क्या आपको फॉर्मूले नहीं याद होते हैं? क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद होते हैं? या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं? क्या आपकी OMR फिलिंग की हैबिट गलत है? क्या आप क्वेश्चन सही से रीड नहीं करते? क्या आप क्वेश्चंस को सही से समझ नहीं पाते? ऐसी जो भी गलतियां होती हैं, क्या आपके कैलकुलेशन मिस्टेक्स ज़्यादा हैं? इस तरीके की जो भी गलतियां हैं उन्हें आप आइडेंटिफाई करें और अगर आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आप उसे बहुत आसानी से करेक्ट भी कर पाएंगे। आपको नो डाउट स्ट्रेस बहुत होगा, इसलिए दिन में मैक्सिमम 1 आवर या फिर हो सकता है एटलीस्ट हाफ एन आवर तो ज़रूर आप इन बातों पे भी रखें कि आपको क्या करने से माइंड रिलैक्स होता है। लाइक दोस्तों से बात करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, गाने सुनना, वॉक करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना। आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है उसके लिए भी ज़रूर टाइम रखें। प्रीफर करें कि डिनर के बाद या इवनिंग में, जब पूरे दिन पढ़ने के बाद आप थकते हो, उस टाइम को आप प्रीफर करें और इसे एज अ रिवॉर्ड रखें। आप पूरे दिन पूरी मेहनत करके पढ़ते हो तो एक बार शाम में या रात में आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए भी एज अ रिवॉर्ड टाइम रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए। इसके अलावा हम आगे बात करें तो आपको पता है कि आप खूब पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें याद करते हो, बट टाइम के साथ चीज़ें भूलती भी हैं। तो आपको डेली मिनिमम 1 आवर तो डेडिकेटेड इस चीज़ के लिए रखना है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जो भी फैक्ट्स एंड फार्मूले हैं उनको आप ज़रूर रिवाइज करो। और फिजिक्स में मैं स्पेशली कहूँ तो फार्मूले याद रख पाना चैलेंज है। कई बार बच्चों को फार्मूला तो याद है लेकिन किस सिंबल का क्या मीनिंग है यही नहीं पता। फार्मूला तो याद है बट वो फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है, किस सिचुएशन में अप्लाई करना है, ये नहीं पता होता है। तो बच्चे आप फार्मूले को अच्छे से रेगुलर रिवाइज करें, साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी रेगुलर रिवाइज करें। और फिजिक्स के लिए स्पेशली मैं एक टिप तो ज़रूर देना चाहूँगा आपको कि अब आपको, अगर आपके बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स या प्री बोर्ड्स नहीं हैं तो डेली मिनिमम 40 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही चाहिए। वो क्वेश्चंस आपके पुराने सॉल्व भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस बहुत टफ हों वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्वेश्चंस आपके लिए नए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया है कोई बात नहीं, आप री अटेम्प्ट करें बट 40 क्वेश्चंस सॉल्व करें। फिजिक्स इस तरीके से नहीं कि हाँ मुझे याद है इसका आंसर यही होता है, इस तरीके से फिजिक्स नहीं करना है आपको। आपको फिजिक्स जब भी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज अ टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय भी आपको क्या ध्यान रखना है, फिजिक्स इस तरीके से करना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व जब करते हो, सॉल्व करने के बाद सही आंसर आता है। आपको पता है क्या सही आंसर है बट वो सॉल्व करने के बाद भी आना चाहिए। यहाँ पे बेटे मैं आपको कोई स्पेशल टॉपिक नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक जनरल गाइडलाइन दे रहा हूँ कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत पैनिक हैं कि क्या किया जाए। अचानक से ढेर सारा काम आ गया, बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स, नीट, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ कैसे मैनेज किया जाए। तो बेटे आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें, सबसे पहले आपको क्या करना ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर ही फोकस करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बड़े शांत और फोकस्ड वे में काम करेंगे और इस दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू।